हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। दोस्तों, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, उसी का हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो आज इसके बारे में बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हम आपको बताएंगे नाटो वगैरह, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है शीत युद्ध का घटनाक्रम, और ये बहुत ज्यादा, क्योंकि घटना जो हुआ था वो बहुत ज्यादा हुआ था शीत युद्ध में। कब से कब तक चला था, यानी कि दोस्तों जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद से शुरू हुआ था और 1991 तक चला था शीत युद्ध। तो इनके बीच बीच कौन कौन सा चीज हुआ, ये सभी घटनाक्रम को हम लोग पढ़ेंगे। फिर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीमित परमाणु परीक्षण के बारे में, यानी कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि एलटीबीटी के बारे में पढ़ेंगे, और परमाणु प्रसार संधि। उसके बाद फिर आपका चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत मजे के साथ पढ़ा है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा, प्लीज पहले जाके उसको देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए। उसमें बहुत मजे के साथ हम लोग बहुत चीज के बारे में पढ़े, जैसे कि क्यूबा मिसाइल एक्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए क्यूबा मिसाइल संकट क्या हो गया, ये सभी चीजों के बारे में लोग डिटेल में पढ़े। शीत युद्ध क्या है, अवरोधक, या फिर दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, ये सभी चीज क्या है, नाटो के बारे में डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, वर्षा संधि क्या है, और ये जितना भी है सो सभी वीवीआई है, और सभी बहुत मजे के साथ हम आपको पढ़ाएं। इसलिए प्लीज अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 जाके पहले देखें, उसके बाद ही आप जो है पार्ट 2 को देखें, यानी कि इस वीडियो को देखें। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर यानी कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि लघु और दीर्घ क्वेश्चन जो है ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इसी वीडियो के नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आप उसको देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन चैप्टर को शुरू करते हैं। सब चीज आपका डाला हुआ है, चैप्टर को शुरू करते हैं पार्ट 2। सबसे पहले बात करते हैं नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ये क्या होता है। ठीक है, देखिए, नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के नए सिरे से स्थापित करने का मार्ग है, ताकि विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों का औपनिवेशिक शोषण रुक जाए और विश्व की आय तथा संसाधनों का न्यायपूर्ण व समान बंटवारा हो, ताकि उत्तर दक्षिण का अंतर समाप्त हो जाए। मतलब नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था मतलब क्या हुआ, जैसे कि भारत में भी एक आर्थिक व्यवस्था चल रही है, तो इस आर्थिक व्यवस्था को खत्म कर देगा और एक नई आर्थिक व्यवस्था को लागू कर देगा। इसी को नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बोलते हैं। और एक चीज, जैसे कि जब अंग्रेज आया था भारत में, तो भारत क्या हो गया, उसमें औपनिवेश हो गया। औपनिवेश का मतलब क्या होता है, कोई दूसरे देश का सरकार, कोई बड़ा देश छोटा देश पर राज कर रहा है, उसी को उपनिवेश बोलते हैं। ठीक है, उस समय औपनिवेशिक देश कौन सा था, भारत था अंग्रेज के पास। ठीक है, अंग्रेज जो है यहाँ पर आके राज कर रहा था, तो उस समय आर्थिक जो था सब कुछ वो अंग्रेज के हिसाब से चलता था, अंग्रेज के रूल से सारा चीज चलता था। ठीक है, इसलिए उस यानी कि उस अर्थव्यवस्था को हटा देना और एक नया अर्थव्यवस्था लागू करना, उसी को हम लोग नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बोलते हैं। तो डेफिनेशन आपको कुछ इस प्रकार लिखना है कि नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था को समाप्त करके नए सिरे से स्थापित करने का मार्ग है, रास्ता है, ताकि विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों का उपनिवेश, यानी कि जो विकसित देश है, जैसे कि उस समय अंग्रेज विकसित था और अविकसित देश जैसे कि भारत उस समय अविकसित था, तो वो क्या किया, यहाँ पर औपनिवेशिक शोषण किया। शोषण जो है ये रुक जाए और विश्व की आय तथा संसाधनों का न्यायपूर्ण व समान बंटवारा हो, और समान हो, न्याय हो, सब कुछ हो, जैसे कि उत्तर दक्षिण का अंतर समाप्त हो जाए। ठीक है, और ये उत्तर दक्षिण का अंतर जो है वो समाप्त हो जाए, यही था नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब दोस्तों ये पॉइंट है कि नाटो और सीटो और सेंटो हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, कि भाई नाटो कब आया था, और सीटो और सेंटो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो अमेरिका जो है ये सीटो को और सेंटो को बाद में निकाला था। पहले तो नाटो को निकाला, जिसमें 12 देश पहले भाग लिया था, उसके बाद फिर आपका सीटो और सेंटो निकाला। सीटो जो है सभी एशियाई देश को मिलाने के लिए, यानी कि पहले तो यूरोप में ही था, फिर बाद में वो एशिया में भी आ गया, ये अमेरिका ने किया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सीटो का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और वहीं भी आपका सेंटो का फुल फॉर्म होता है द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका नाटो वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को बात करते हैं, शीत युद्ध का घटनाक्रम। इसमें तो बहुत ज्यादा घटनाक्रम दिया हुआ, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले शुरू से एक बार देख लेते हैं। देखिए, 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये शुरू हो गया था। ये साम्यवाद मतलब क्या हुआ, साम्यवाद मतलब हुआ कि जैसे कि एक होता पूंजीवाद, एक होता साम्यवाद। मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था। तो साम्यवाद में क्या हो जाता है, जैसे कि आपका जो प्रॉपर्टी है, जो निजी संपत्ति है, उसका अधिकार सरकार के पास हो या फिर आपका खुद के पास हो। अगर आप उसका खुद अधिकार, खुद मालिक बनना चाहते हैं तो आपको पूंजीवाद मानना पड़ेगा, और वहीं पे अगर साम्यवाद वाला कानून रहेगा तो आपका जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो सरकार हो जाएगा। ठीक है, तो यही था। तो 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में क्योंकि अमेरिका हमेशा से चाहता था कि भाई पूंजीवादी हो, साम्यवादी ना हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति उस समय कौन थे, ट्रूमैन। तो 1947 को कौन राष्ट्रपति थे,
ट्रूमैन थे। तो ये ट्रूमैन का जो है सिद्धांत आया था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत आया था साम्यवाद को रोकने के लिए। कब आया था? 1947 को। फिर 1947 से 52 में मार्शल प्लान चला था, जो कि पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। ठीक है, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में यह मार्शल योजना के तहत क्या था? आर्थिक मदद करना यूरोप, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का जो हाल है बहुत बुरा हो चुका था। तो अमेरिका जो है सबको मदद करता था, आर्थिक स्थिति यानी कि आर्थिक हेल्प करता था उसको। ठीक है, तो ये कौन से प्लान के अंतर्गत करता था? मार्शल प्लान के अंतर्गत। ठीक है, तो पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता ये कब किया था? 1947 से 52 में। फिर वहीं पे आपका तीसरा पॉइंट आया था 1948 से लेकर के 49, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग को देखना चाहिए। देखिए 1948 से लेकर के 49 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। तो सबसे पहले 1948 से 49 में सबसे पहला काम क्या हुआ? सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। बर्लिन में एक दीवार है, उसी की घेराबंदी। फिर अमेरिका बर्लिन की घेराबंदी, बर्लिन की दीवार, बर्लिन एक देश है, उसी के चारों तरफ एक घेराबंदी, एक दीवार बनाया। फिर इसको तोड़ा भी गया था 1991 या कुछ ऐसे ही में, उसको भी हम लोग बात करेंगे यहीं पे। ठीक है, उनको डेट अभी कंफर्म मालूम नहीं है। तो देखिए 1948 से लेकर के 1949 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसी सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। ठीक है, फिर तीसरा है 1950 से लेकर के 53 में कोरिया युद्ध। ये कोरिया युद्ध हुआ था ना, जहां पर मुठभेड़ वगैरह सब कुछ होने वाला था। पार्ट 1 में हम आपको बताया भी है कि देखिए शीत युद्ध का मतलब हुआ कोई युद्ध का नहीं होना, लेकिन खून वगैरह सब कुछ बहाया गया था। हो सकता था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, मुठभेड़ भी हुआ था। कहां पर हुआ था? ये कोरिया में हुआ था। ठीक है, कोरिया उस समय एक था, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये सब कुछ भी नहीं था। अब देखिए 1954 वियतनामियों के हाथों डायन बियन फू में फ्रांस की हार जिनेवा समझौते पर। ठीक है, और वियतनामियों के हाथ जो फ्रांस की जो हार हो गई थी, ये कब हुई थी? 1954 में, और उसी समय वो जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन, उसी समय ये SEATO का गठन हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो सीटो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीटो, ठीक है, तो इसका कब हुआ था इसका गठन? तो 1954 में। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1954 से लेकर के 55 में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मतलब आप लोग समझ रहे हैं, किसी देश के मतलब कि हस्तक्षेप अगर सिंपल भाषा में समझें तो आपको डिटेल में थोड़ा सा सिंपल में समझाते हैं। शायद किसी वीडियो में मैंने आपको हस्तक्षेप का मीनिंग बताया भी है। हस्तक्षेप का मतलब होता है दूसरे के काम में दखल देना। ठीक है, दूसरे के काम में दखल देना। वहीं पे अगर अ लग जाए तो अहस्तक्षेप उसका उल्टा हो जाता है, दूसरे के काम में दखल ना देना बिना मतलब का। ठीक है, तो 1954 से लेकर के 75 में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, यानी कि वियतनाम में अमेरिका जो है वो दखल दिया। ठीक, उसके बाद 1955 में फिर हम आपको ये भी बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप उस समय अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग रहेगा, पढ़ा मतलब पढ़े हुए अगर थोड़ा बहुत भी रहेंगे तो उस समय शायद हो सकता है आंसर आप दे दें। ठीक है, अब 1955 में हुआ बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना गया। ठीक है, और ये सारा चीज आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट इसी तरीके से सेम, वहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी आप देख ही रहे हैं। अब देखिए 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। ठीक है, तो 1956 में क्या हुआ? हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, मतलब हंगरी देश में सोवियत संघ दखल दिया बिना मतलब का। और 1955 में आपका सेंटो के नाम से, यही यानी कि बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना गया। ठीक है, कब? 1955 में। और 1961 में क्यूबा में अमेरिकी द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण। ठीक है, तो 1961 में क्यूबा संकट जो था, क्यूबा, ठीक है, क्यूबा क्या था? अमेरिका के बगल में एक जगह था जिसमें राज जो है सोवियत संघ का चल रहा था। सोवियत संघ एक प्रकार का यहाँ पर राज करता था, मिलिट्री वगैरह सब कुछ भेज रहा था। ठीक है, और इसी की वजह से युद्ध होने ही वाला था, लेकिन फिर इसी के कारण खत्म भी हो गया। तो 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण। फिर 1961 में बर्लिन दीवार खड़ी की गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछा गया है। कब? 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट। कब आया था क्यूबा का मिसाइल संकट? हम लोग पार्ट 1 में बहुत मजे के साथ पढ़े हैं, 1962 में। फिर 1965 में आपका डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप 1965 में। और 1068 में, ये 1068 हो गया, 1968 हो गया, 1968 है, सॉरी 1968। यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप, चेकोस्लोवाकिया में सोवियत जो है वो हस्तक्षेप किया। उसके बाद 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। ये कब किया था? अमेरिकी राष्ट्रपति जो निक्सन थे वो 1972 में चीनी दौरा किए थे। फिर 1978 से लेकर 89 में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। ठीक है, कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप 1978 से लेकर 89 में। फिर 79 से लेकर 89 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। और यही सोवियत संघ का हस्तक्षेप है जो कि अफगानिस्तान में आज भी चल रहा है। तालिबान जो है वो पूरे तरीके से अभी अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया, लगभग पूरे तरीके से, लगभग 95%। ठीक है, तो यही रीजन था, यही सोवियत संघ पहले जाकर के वहां दादागिरी कर रहा था, फिर अमेरिका को रहा नहीं गया और अमेरिका क्या किया, वो भी जो है एक तालिब नाम का एक स्टूडेंट, तालिब वहां किसको कहा जाता है? स्टूडेंट को, छात्र को वहां पर तालिब कहा जाता है। तो बस वही अमेरिका जो है तालिबान नाम का एक संगठन बनवा दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, हथियार वगैरह सब कुछ चलाना सिखा दिया, सब कुछ कर दिया। और वो लोग की वजह से ये तो भाग गया, मतलब ये अफगानिस्तान तो ये मतलब सॉरी
सोवियत संघ तो भाग गया, लेकिन अमेरिका क्या किया, जब वो लोग जो भागा तो ये तालिब जो है फिर अपना रूप को बदल दिया और अमेरिका के साथ युद्ध करने लग गया। जब अमेरिका के साथ युद्ध करने लग गया, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि ये मेरा इशारे पर चले तालिब को, और तालिब चाहता था हम ऐसा क्यों करेंगे, बस उसके साथ वो लड़ाई उड़ाई हो गया और 2000 से लेकर के 2021 तक अभी तक लड़ाई करते हैं और फाइनली अमेरिका वाला जो वापस आया और आपका जो है देखिए तालिबान जो है कब्जा हो गया। तो यही मैटर से शुरुआत है, यही से 1979 से लेकर के 89 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, यही सोवियत संघ था जो कि 89 तक था। उसके बाद फिर तालिबान के द्वारा हटाया गया, फिर आपका जो है अमेरिका, वहां पर अमेरिका के साथ उसका भिड़ा-भिड़ी हो गया। हम लोग किसी वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर वो पॉइंट नहीं है। अब देखिए 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, ठीक है, इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट है। गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ की, कब बने, 1985 में। फिर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, जैसे कि मैंने आपको बताया शायद 91 या 89 था, तो देखिए 89 में बर्लिन की दीवार गिरी और पूर्वी यूरोप की, और खड़ी कब हुई थी, 1961 में, ठीक है, 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। इस पॉइंट को प्लीज ध्यान में रखिएगा। और वहीं पे आपका जो है बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, 1989 ईस्वी को, ठीक है, ये भी वीवीआई पॉइंट है। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 को, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। हिस्ट्री अगर किसी का तो वो और अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और 1991 में सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति, और सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति हुआ कब हुआ, 1991। अब इसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपका है कि ये वीवीआई है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, फिर जर्मनी का एकीकरण 1990, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1979 से लेकर के 89 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक, 1972 में हुआ था। फिर 1961 में बर्लिन की दीवार गिरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट लिखना है आप लोग भी इंपॉर्टेंट वहां पर लिख दीजिए नोट बनाने के बाद, ठीक है। वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो सबसे पहला कोरिया युद्ध वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये 1947 से 52, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1947 से 52। और साम्यवाद को रोकने के लिए 1947, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग का आ रहा है, ये जितना इंपॉर्टेंट है आपको बताया, प्लीज आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वो भी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से तो सारा को याद कर लीजिए क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट ही है। कौन सा पूछते कोई पता नहीं, देखिए वो सब पूछा गया जो हम आपको बताए वो बार बार पूछा गया है। अब देखिए सीमित परमाणु परीक्षण, एक बार चेक करें तो वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। चलिए वॉइस जो है वो आप लोगों को तो बहुत क्लियर आ रही है। सीमित परमाणु परीक्षण, सीमित परमाणु परीक्षण के अंतर्गत आपका आता है सबसे पहला आपका सुमित परमाणु परीक्षण। ये सुमित है या सीमित है, ये सीमित होगा ना, सीमित है शायद, है ना। तो ये एलटीबीटी हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर, एलटीबीटी, ठीक है। एलटीबीटी क्या होता है समझ लेते हैं। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाला इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मॉस्को में, ये मॉस्को कहां पर है, रूस में है, ठीक है, 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए और 7 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हुई, ठीक है। तो ये 7 अक्टूबर 1963 से ये प्रभावी हो गई और हस्ताक्षर कब हुआ था, 5 अगस्त 1963 को। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले जो पनडुब्बी वगैरह चलाया जाता पानी वगैरह में, सब कुछ परमाणु जो भी होता था, आक्रमण होता था, परमाणु हथियार का परीक्षण, प्रतिबंध, ये सारा चीज प्रतिबंध लगाने के लिए मॉस्को में कौन कौन देश, एक आपका अमेरिका, एक ब्रिटेन और एक सोवियत संघ। सोवियत संघ को अभी हम लोग रूस बोलते हैं, रूस, ठीक है। उस समय सोवियत संघ क्योंकि बहुत बड़ा था, अभी तो पूरा बढ़ गया है, तो सोवियत संघ ये सभी जो है मॉस्को में, एक जगह का नाम है जो कि रूस के अंतर्गत है, वहीं पे 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए और 7 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई, ठीक है। अब परमाणु अप्रसार संधि क्या है, इस चीज को समझिए, यानी कि एनपीटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो ऑलरेडी डाला हुआ पहले से, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोगों का जो है यूट्यूब, ये मैं पहले भी पढ़ा रखा था लेकिन यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, प्राइवेट हो गया, किस कारण, ठीक है। तो फिर हम लोग दोबारा आपको पढ़ा के मतलब कि इसको रीअपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग अगर क्वेश्चन आंसर बना लिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाया तो प्लीज जाइए, आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, सब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग। फिर अगर दोबारा बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। बहुत मजे के साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और तैयारी आपकी गजब की कराई जाती है। चलिए अब देखिए, आप लोग भी बोलिएगा तैयारी कैसे होती है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी होती है, मुझे लगता है। अब आप लोग जैसे बोलेंगे, देखिए परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती थी, ठीक है। यह संधि केवल जो है परमाणु शक्ति यानी कि जो एटमी हथियार, यानी कि 5 देश को जो वीटो पावर मिला हुआ है, किसको किसको हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं। कौन कौन सा देश है, सबसे पहला तो आपका अमेरिका है, फिर आपका चीन है, ठीक है, फिर आपका फ्रांस है, इंग्लैंड है, उसके बाद और एक कौन सा देश है, टोटल 5 देश है ना, एक हो गया अमेरिका, एक उसके बाद फ्रांस, 2 चीन, 3 उसके बाद आपका एक हो गया रूस, 4 हो गया, और एक देश कौन सा है मुझे भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो टोटल 5 देश जिसको अभी वीटो पावर मिला हुआ, ठीक है। हम लोग लास्ट में आएगा तो ध्यान बता देंगे, आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग को
वैसे तो आना चाहिए सबको, ठीक है। तो एटमी हथियार रखने की अनुमति सिर्फ 5 देशों को दिया और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। और परमाणु अप्रसार संधि जो है उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोटक किया, ठीक है। तो यानी कि ये जो परमाणु प्रसार संधि जो है ना वो बाद में जब भी लाया गया था, लेकिन 1 जनवरी 1967 से पहले जो भी देश 1 जनवरी 1967 से पहले कोई भी देश अगर परमाणु का उपयोग किया है, परमाणु हथियार का, या फिर कोई विस्फोटक हुआ, कुछ भी हुआ है, तो उसी को सिर्फ परमाणु संपन्न देश माना गया। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देश जैसे कि अमेरिका हो गया, सोवियत संघ, बाद में इसको रूस कहा गया, एक ब्रिटेन हो गया, एक फ्रांस हो गया, एक चीन हो गया। तो हम लोग भी तो बोले अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, लगभग हम लोग भी तो सभी देश का नाम लिए थे ना। तो इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन में, मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई, ठीक है। तो 1 जनवरी 1967 से पहले जो भी देश के पास ये यानी कि ये सारा चीज का अगर उपयोग किया गया था तो उसको परमाणु संपन्न देश माना गया। और 1 जुलाई 1968 को एक फिर से यानी कि ये संधि लागू किया गया। कौन संधि? परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी। और वाशिंगटन में भी, लंदन में भी और मॉस्को में इसका हस्ताक्षर हुए और 5 मार्च 1970 से ये जो है प्रभावी हुई, ठीक है। तो दोनों चीज को याद रखना है कि 1 जुलाई 1968 को सिग्नेचर हुआ था। कहां पर? वाशिंगटन में भी, लंदन में भी, मॉस्को में भी। तीनों ऑप्शन दे सकता है कि कहां पर सिग्नेचर हुए, तो तीनों देगा, लास्ट में इनमें से सभी दे देगा। फिर एक है 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई और इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। और ये संधि जो है 1995 में फिर अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर बाद में जो है आपका भारत और पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश हुआ। इसके बारे में बहुत ज्यादा लॉजिक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत क्या क्या किया था इसको लागू करने के लिए, बहुत ज्यादा नियम वगैरह लागू किया था। मतलब आप समझिए ना कि भारत जो है, क्योंकि वीटो पावर तो हम लोगों के पास नहीं है, तो जिसके कारण हम लोग परमाणु नहीं बना सकते थे। परमाणु हम लोग मतलब कि परमाणु हम लोगों को करने ही नहीं देता, परीक्षण ही करने नहीं देता पूरा दुनिया। सोवियत संघ जब से कानून बना था, यानी कि ये जब कानून बना था आपका परमाणु अप्रसार संधि, इसमें क्या नियम है कि भाई जो 5 देश है वही कुछ कर सकता है, बाकी और कोई देश नहीं कर सकता। और जो 1967 से पहले कर लिया है तो उसको सिर्फ माना जाएगा, ये नहीं कि फिर वो बार बार करेगा, सिर्फ उसको माना जाएगा कि हाँ इसके पास परमाणु है। लेकिन भारत के पास कुछ नहीं था। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी आए, फिर क्या क्या किए उसके बाद भी हम लोग कभी पढ़ेंगे अगर स्टोरी टाइम मिलेगा तो। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को अच्छा चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। वीडियो क्वेश्चन आंसर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, एक बार प्लीज जम करके शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोगों का फाइनली शीत युद्ध का दौर चैप्टर खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका, नेक्स्ट वीडियो बहुत मजे के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का, फिर चैप्टर 3, 4, 5 फटाफट सिलेबस जो है आपका 100% नवंबर से पहले, नवंबर तक तो 100% खत्म हो जाएगा, गारंटी देते हैं आपको, ठीक है। हो सकता है अगर कुछ हो जाए बाय मिस्टेक, जैसे कि अब 5 चैप्टर ऑलरेडी डाला हुआ था, अब डिलीट हो गया, जिसके कारण मुझे दोबारा बनाना पड़ा, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि नवंबर से पहले आपका सिलेबस जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, मजे के साथ पढ़िए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।